So there is a person who's got their thyroidectomy done, sorry, and cancer survivor, and will the program help? थायराइड अगर उसका डक्ट रिमूव कर दिया, वो बेसिकली थायराइड एक छोटी सी थैली है जिसमें कि वो हार्मोन स्टोर होते हैं। ठीक है ना, हार्मोन स्टोर होने के बाद में कंट्रोल्ड फ्लो होता है। जब ज़रूरत होती है तब निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। थायराइड की प्रॉब्लम क्या है, कंट्रोल फ्लो नहीं हो पा रहा है। तो ये कंट्रोल फ्लो का मतलब आपका कंट्रोलिंग फैक्टर क्या है आपके शरीर का। अगर आप थोड़ा ये समझने की कोशिश करें कि कंट्रोल होता कैसे, आपके शरीर का कंट्रोलिंग फैक्टर है क्या, तो आपके शरीर का कंट्रोल कैसे करते हैं, किसी भी चीज़ को कैसे कंट्रोल करते हैं, है ना। प्रॉब्लम यह है कि अगर रिमूव कर दिया गया है तो अब आपका कंट्रोल और बढ़ाना पड़ेगा आपको, ताकि प्रॉब्लम कम आए, है ना। नहीं तो क्या होता है, बॉडी अपने आप ही कंट्रोल कर लेती है उसको। जो हॉर्मोन्स है वो ग्लैंड में स्टोर होते हैं, फिर जब जरूरत होती है निकलता है, जब जरूरत नहीं होती है वो उसी के अंदर रहता है ना। उसको निकाल दिया, ग्लैंड निकाल दिया, तो अब क्या करना है, कंट्रोलिंग फैक्टर को बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ किया नहीं, उसके लिए तो कुछ नहीं किया। तो कंट्रोलिंग फैक्टर अगर बढ़ाएंगे नहीं तो कभी भी ठीक हो पाएंगे, कभी भी अच्छा फील होगा नहीं होगा, हमेशा सिचुएशन ऊपर नीचे जाएगी। तो आपको यह भी समझना पड़ेगा कि जो हेल्थ है वो आपके शरीर की स्थिति है। कोई दवाई आपको हेल्थ नहीं दे सकती। आप बीमार ही इसलिए क्योंकि दवाई खाई है आपने। आप बीमार ही इसलिए क्योंकि दवाई खाई है बचपन से लेके। आपने अपने शरीर के अंदर किसी भी तरीके की एक्टिविटी को छेड़खानी की है उसके साथ में, या तो बढ़ाया या तो कम किया। कोई भी केमिकल दवाई दो तरीके से काम करते हैं, इसे कहते हैं एगनिस्ट एंटेगनिस्ट। किसी चीज को बढ़ा देना, किसी चीज को कम कर देना। तो अगर बचपन से आप छेड़छाड़ करेंगे अपने शरीर के साथ में, तो इसके फंक्शंस तो खराब होंगे। 50 साल पहले कौन थायराइड, आपने सुना था नाम थायराइड का? किसी को वो थायराइड नहीं था। दादी नानी याद है आपको? दादा नाना याद है? किसको थायराइड था? किसी को भी थायराइड नहीं था। तो आप थायराइड में आई ही है इसीलिए कि आपने दवाइयां खाई हैं, पहली चीज। और भी डिविएशन कर दिए, फूड डिविएट कर दिया, एनवायरमेंट डिविएट कर दिया। मगर क्या है, हमने बिगाड़ा, उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ प्रोसेस नहीं किया, बैलेंसिंग फैक्टर हम लेके ही नहीं है। तो अपने शरीर में किसी भी चीज को कंट्रोल कैसे करते हैं? उठना बैठना खींचना धक्का देना, कैसे कंट्रोल करते? कोई आपको खींच रहा हो, उसको वापस खींचोगे तो क्या करोगे आप? सांस रोकेंगे पीछे और फिर खींचेंगे। वेट उठाएंगे, कैसे उठाएंगे? सांस रोक के उठाएंगे। कोई भी एक्टिविटी, चेयर से उठना हो तो सांस रोक के उठते हैं, कूदना हो तो सांस रोक के कूदते हैं, डांस करना हो तो अलग अलग अनुपात में सांस रोकेंगे, गाना गाना हो तो सांस रोकने की तो कला है, वो वॉइस जो है। आपके शरीर के अंदर भी किसी भी ऑर्गन का फंक्शन बेसिकली इसी को कहते हैं, ये कुंभक के जरिए ही होता है। कुंभक कंट्रोलिंग फैक्टर है आपके शरीर का, इसी से आप कंट्रोल करते हो किसी भी चीज को। तो क्या इसको इंप्रूव कर रहे हैं, क्या इसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं कुंभक फैक्टर को, जो कि जरूरी है। आप आपका ग्लैंड तो निकाल दिया, एक तरफ तो उन्होंने कह दिया कि भाई ये खराब हो गया, चलो उसको निकाल देते हैं, मगर भाई अब जो उसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी उसको ठीक कैसे करेंगे? आपके कंट्रोलिंग फैक्टर को और बढ़ाना पड़ेगा, तो वो उनको मालूम नहीं है। वो मालूम नहीं, इसलिए थायराइड बढ़ रहा है दुनिया में, कम हो रहा है। थायराइड का ट्रीटमेंट सभी करवा रहे हैं ना। आपके जाके जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हो जाते हैं, आपके डॉक्टर के पास जाते हो, वो करवाते हैं, फिर वो कहते हैं थायराइड हो गया। तो ठीक तो करते नहीं, ठीक करते हैं क्या थायराइड? आपको बता दिया थायराइड हो गया, फिर ग्लैंड भी निकलवा लिया, ठीक भी नहीं करते फिर। तो एक बात बताइए, इससे फायदा क्या है? भाई घुटने खराब है, घुटने बदलवा लो। ग्लैंड खराब है, निकलवा लो जी, काट देते हैं इसको। यूट्रस खराब है, निकलवा लो जी, काट देते हैं, निकाल देते हैं इसको। किडनी खराब है, ट्रांसप्लांट करा लो। लिवर खराब है, ट्रांसप्लांट करा लो। भाई ठीक किसे करते हैं? ठीक तो किसी को भी नहीं करते, क्योंकि ठीक वो कर ही नहीं सकता कोई। आपका शरीर ठीक कर सकता और कोई भी नहीं कर सकता।
आपका शरीर ही आपको ठीक कर सकता है, उसी को कमजोर कर दिया, उसको स्ट्रेंथन करने का कोई तरीका ही नहीं। इसको दूसरे पक्ष में देखें तो प्रेशर के साथ ही हार्मोन रिलीज होता है, ये कंट्रोल होता है आपके बॉडी में। प्रेशर कुंभक से रेगुलेट होता है, उसको आपको करना पड़ेगा, तभी ये ठीक होगा। इसी को हम वात पक्ष भी कहते हैं, वात पित्त कफ ऐसे कहते हैं आयुर्वेद में। कुंभक से वात और पित्त कंट्रोल होता है, वात पित्त से कफ कंट्रोल होता है। तो वात पित्त कफ को कंट्रोल करने का सबसे स्ट्रॉन्ग तरीका कुंभक है, उससे ये होगा। और आपकी शरीर की स्ट्रेंथ फैक्टर्स, ऑर्गन फंक्शन, आप देखेंगे आप कुंभक करते ही आपकी एनर्जी हाई होने लग जाएगी। जो लो एनर्जी फील करते हैं, एनर्जी हाई होगी, ज़्यादा कंट्रोल होगा, यहां तक कि हार्मोन के फ्लो में भी कंट्रोल होगा, माइंड में भी कंट्रोल आएगा, ज़्यादा अच्छे से अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे, इमोशन में भी कंट्रोल आएगा। थायराइड वालों का तो इमोशन कंट्रोल बहुत ही वीक हो जाता है, तो उस कंट्रोल को बढ़ाने के लिए कुछ भी किया आपने, कुछ करेंगे नहीं अपने शरीर को ठीक करने के लिए, तो क्या हम सपने देखेंगे ठीक होने के? यही कर रहे हैं ना, सोच रहे हैं दवाई से ठीक हो जाएगा। आज तक तो नहीं हुआ कोई। एक प्रूफ दे दो, एक प्रूफ थायराइड का दे दो जो आज ठीक हुआ है दवाई खा के, या डायबिटीज का, या ब्लड प्रेशर का, या हार्ट डिजीज का, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का, कोई तो दो, आर्थराइटिस का, रूमेटाइड का, हाशिमोतो का, कोई तो एक प्रूफ दे दो ना कि ठीक हो गई है ये चीज दवाई खा के। कुछ भी तो ठीक नहीं होता, तो आप क्यों नहीं आंखें खोलते हो? सामने वाला कुछ बोल देता है, उसे क्वेश्चन भी नहीं करते हैं, स्कूल की आदत है, डॉक्टर से तो आप क्वेश्चन भी नहीं करते हैं। तो आपको आंखें तो खोलनी पड़ेंगी ना अपनी, नहीं तो आपका शरीर खराब हो रहा है, कौन लेगा जिम्मेदारी? कोई भी नहीं लेने वाला, आप ही लेंगे। तो योर हेल्थ इज द स्टेटस ऑफ योर बॉडी, विच इज बेसिकली थ्री थिंग्स: pressure, temperature, and material management. All these three things can be corrected through Kumbhak. Only medicines are support. Medicines are basically management. मेडिसिन कभी भी आपको ठीक नहीं करते, उसी की वजह से आप बीमार हुए हैं। द सेकेंड थिंग इज सर्जरी इज जस्ट एडजस्टमेंट। सर्जरी इज एडजस्टमेंट, मेडिसिन इज मैनेजमेंट। ये दोनों ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट इज डन बाय योर बॉडी। Empower your body and you'll see your life will transform, improve. Swamiji, a person was detected with thyroid problems post-pregnancy. She also has beta thalassemia trait and low BP. And two people have said that they also got a clot in the brain removed, surgery done some time back. So will the program impact it in any way? Yes, program through this you can improve the condition. देखो क्लॉट फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, एंड एनी काइंड ऑफ यू से थैलेसीमिया, या फिर ये कह लो कि रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन ठीक से नहीं हो पाना। कोई भी फॉर्मेशन जो आपके बॉडी के अंदर होता है, इट ऑलवेज हैपन्स इन अ प्रेशर इकोसिस्टम। प्रेशर से ही कोई दो चीज आपस में मिलती है या बाइफर्केट होती है, ये दोनों ही प्रेशर से होता है। फिजिक्स में अगर आप गूगल करेंगे ना, पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ, तो इसमें उसमें ये बॉयल्स लॉ रियली इंडिकेट करता है कि प्रेशर से ही कोई चीज कहते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन होता है या बिगड़ता है, टिश्यू फॉर्मेशन होता है या उसका डिटॉक्स होता है। प्रेशर से ही आपके शरीर के अंदर कोई चीज बनती है या फिर बाहर निकलती है। आप जानते हैं इस बात को ना, आप आराम से जानते हैं। सुबह सुबह पेट साफ नहीं हो रहा, प्रेशर ही डालते हैं ना। यूरिनेशन के लिए प्रेशर ही करते हैं। जब उल्टी आती है तो क्या होता है, एकदम से प्रेशर बनता है शरीर के अंदर, तब जाके ऊपर की ओर उल्टी आती है। आपके शरीर का जिसे मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ कहते हैं, वो भी प्रेशर ही है बेसिकली। प्रेशर से ही आपके शरीर के अंदर टॉलरेंस बिल्डअप होता है। कोई ब्लॉकेजेस हैं तो ब्लॉकेजेस निकलेंगे, प्रेशर से ही निकलेंगे, और कोई तरीका है ही नहीं। क्लॉट फॉर्मेशन हमेशा रिस्क में होता। क्लॉट तो बाहर फॉर्म होना चाहिए ना, अंदर क्यों फॉर्म हो रहा है? बिकॉज देयर इज अ रिस्क इनसाइड। रिस्क की वजह से तो क्लॉट फॉर्मेशन होता है। और रिस्क क्या क्या है जो आप डाल रहे हैं? मेडिसिन सबसे पहला रिस्क है।
मेडिसिन डाल रहे हैं, आपका शरीर तो डिजाइन नहीं हुआ ना केमिकल्स के लिए। तो जब आप मेडिसिन डालते हैं तो बॉडी में रिस्क आता है। अगर आज लोग बचे हुए हैं, जितने भी लोग बचे हैं, तो इसलिए नहीं बचे क्योंकि वो दवाई खा रहे हैं, इसलिए बचे हैं कि आपका शरीर अभी भी बचा हुआ है, इसके स्ट्रेंथ फैक्टर्स बचे हुए हैं। और ये देखिए बीमारी सारी बढ़ेगी बढ़ेगी। ये क्लॉट फॉर्मेशन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा बताइए। हार्ट अटैक जो होता है वो क्लॉट फॉर्मेशन की वजह से होता है, स्ट्रोक जो होता है क्लॉट फॉर्मेशन से होता है। बताइए हार्ट अटैक और स्ट्रोक दुनिया में बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? ये एपिडेमिक बन जाएगा थोड़े समय के बाद में, और आप फिर उसको ठीक करने के लिए भी और रिस्क डाल रहे हो। तो आपकी लाइफ खराब, दवाई खा के जीना मतलब अगर सबको स्वीकार है, तो जो दवाई खाने वाले लोग हैं उनको देखिए जरा, वो तो ऑलमोस्ट लाइक नंब होते हैं, सेंसेशन ही कम हो जाती है, मन में खुशी कहां रहती है। जीने की इच्छा जो होनी चाहिए, बहुत इच्छाएं होनी चाहिए, वो खत्म, कम हो गई। सब कुछ सहूलियत है, उसके बाद भी अच्छा फील नहीं कर रहे हैं अंदर। तो ये रिस्क हम डाल रहे हैं। हमें टॉलरेंस अगर बढ़ाएंगे तभी हम बचेंगे ठीक से, हम लाइफ जी पाएंगे। अदरवाइज तो सभी हॉस्पिटल में ही लैंड करने वाले हैं। घर वर बनाना छोड़ देना चाहिए, हॉस्पिटल ही बनाने चाहिए। सबको एक एक हॉस्पिटल बेड दे दो, कपल को एक हॉस्पिटल का रूम दे दो। बच्चे हॉस्पिटल में पैदा हो रहे हैं, इंसान हॉस्पिटल में मर रहे हैं, तो वहीं पे बना दो घर। तो ये बहुत गलत चीज हो रही है। आप आंखें खोलिए, आपकी समझदारी आपको बचाएगी। कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा आपकी लाइफ की, और खास करके आपके शरीर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कोई भी नहीं लेने वाला। तो टॉलरेंस कैसे बढ़ाते हैं? टॉलरेंस बढ़ाएंगे तो ये जो क्लॉट के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे, ना खत्म हो जाएंगे, रिस्क खत्म हो जाएगा। टॉलरेंस, वेट उठाओ, कैसे टॉलरेट करते हो? 10 किलो का वेट उठाओ, सांस रोक के टॉलरेट करते हैं। 20 किलो उठाना हो तो सांस रोकने की क्षमता ज्यादा होनी चाहिए। क्या आप बना रहे हैं? क्या आप इंप्रूव कर रहे हैं अपनी सांस रोकने की क्षमता? तो रिस्क कैसे कम होगा आपके शरीर के अंदर का? दूसरी बात है, आप प्रेशर जनरेट करके क्लॉट को डिसॉल्व भी कर सकते हैं। सिस्ट जो बन रहे हैं शरीर के अंदर, आजकल तो बहुत हो रहा है ना, थायराइड के लोगों को पीसीओडी तो बहुत कॉमन है, सिस्ट तो अलग अलग जगह पे आराम से बहुत कॉमन होता है, क्योंकि थायराइड के लोगों को हार्मोन बनना उनकी बॉडी में प्रॉब्लम आता है, क्योंकि हार्मोन एक प्रोटीन है, प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिविएट कर गई, खराब हो गई, तो हार्मोन ठीक से नहीं बन पाते। बॉडी जो है रिस्क में आता है तो हार्मोन इनटॉलरेंट हो जाता है, जैसे कि इंसुलिन इनटॉलरेंस जैसे भी आएगा आपको पीसीओडी हो जाएगा, या सिस्ट फॉर्मेशन होंगे अलग अलग जगह पे। तो इसको कैसे ठीक करेंगे? अगर वो प्रेशर इकोसिस्टम को ठीक करेंगे तो क्लॉट डिसॉल्व भी होता है, बाहर भी निकलता है, और आगे फॉर्मेशन उसका रुकता भी है। अगर हेल्थ है तो आपके शरीर की वजह से होगा, आपका शरीर आपको ठीक करता है, कोई दवाई आपको ठीक नहीं कर सकती। अगर ठीक कर सकती तो सारी बीमारियां नहीं बढ़ गई होती पिछले 100 साल के अंदर। तो दवाइयां आपको खराब कर रही हैं। खराब भी होना है तो अपने अंदर झेलने की क्षमता तो बढ़ा लो, कम से कम उसका साइड इफेक्ट तो कम होगा, तो रिस्क भी कम होगा बॉडी के अंदर, ऑर्गन फंक्शन इंप्रूव होंगे, सिम्टम खत्म हो जाएंगे आपके और आगे के लिए रिस्क नीचे हो जाएगा। स्ट्रोक आने के चांस कम हो जाएंगे, हार्ट अटैक होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे, स्ट्रोक आने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है? और अल्टीमेटली आपकी लाइफ जो इंप्रूव होगी वो आपके शरीर की वजह से होगी, किसी दवाई से नहीं होगी या सर्जरी से नहीं होगी। This question was shared earlier before you. I've been diagnosed with papillary thyroid carcinoma and cysts in ovary. So, uh, कार्सिनोमा तो है, तो फिर हमारा ना अलग प्रोग्राम है कैंसर का, उसमें जाना चाहिए। मगर कैंसर को क्या रोक सकते हैं? कैंसर, पहली बात तो कैंसर का इस वक्त में कोई भी इलाज है नहीं। जो करंट नैरेटिव है या एलोपैथिक वे ट्रीटमेंट है ना, उसमें कैंसर का कोई इलाज नहीं होता। वो कीमोथेरेपी से कैंसर सेल ऐसे कम दिखा देते हैं, फिर वापस से रिलैप्स हो जाता है, और रिलैप्स का रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, टाइम पीरियड कम होता जा रहा है। आज से 20 साल पहले जो कैंसर का रिलैप्स होता था वो 5 साल 7 साल के में होता था, और आज के टाइम पे 1 साल 2 साल में होता है।
वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि ये जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं इसकी वजह से हो रहा है। अगर ट्रीटमेंट नहीं करें तो कैंसर का इंसान ज्यादा समय जिंदा रहेगा, ट्रीटमेंट की वजह से उसको वो पहले चला जाता है। अच्छा, कैंसर है क्या? बहुत आसान से, क्योंकि ना देखिए ऐसा नहीं है कि आपके लिए इसमें कुछ नहीं है तो आपको नहीं समझना चाहिए, आपको समझना चाहिए, इससे आप दूसरे की भी हेल्प कर पाएंगे। जिसे कहते हैं डिविएट अनकंट्रोल ग्रोथ को कैंसर कहते हैं। कैंसर का डेफिनेशन क्या है? अनकंट्रोल ग्रोथ, कंट्रोल नहीं हो रहा ग्रोथ। आपका कंट्रोलिंग फैक्टर क्या है ये बताइए, जो कि वीक हो गया? ब्रेथ होल्ड। तो कंट्रोलिंग फैक्टर अगर आप बढ़ाते हैं तो अनकंट्रोल ग्रोथ को अरेस्ट किया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो हम कैंसर का प्रोग्राम जो रन करते हैं उसमें ये चीज देखने को मिलता है कि वो कुंभक करना शुरू करते हैं तो उनकी लाइफ बहुत इंप्रूव हो जाती है ना। तो इसका जिसे हम कहते हैं कैंसरस एनवायरनमेंट, कैंसरस एनवायरनमेंट का मतलब यही है कि कंट्रोल नहीं है ग्रोथ के ऊपर, ये कैंसरस एनवायरनमेंट है। कंट्रोल ले आएंगे ग्रोथ के ऊपर तो कैंसरस एनवायरनमेंट ठीक होगा। ये जड़ है, रूट कॉज है, इसको ठीक करना चाहिए। बाकी आप जो भी करें मगर इसको ठीक करना चाहिए। अनकंट्रोल ग्रोथ की कंडीशन किसी की बॉडी के अंदर है तो उसको कुंभक करना कंपलसरी है, तभी उसकी लाइफ इंप्रूव होगी, अदरवाइज कोई चांस नहीं है लाइफ इंप्रूव होने का। A person has been feeling for the last 3-4 years something is stuck in my throat. How can I know what is that problem? गले में कुछ रुकावट है इनका बीदा जी, तो मुझे कैसे पता चलेगा? ये आपके शरीर में कोई भी चीज ना यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। देखिए हम अपने प्रोग्राम में एक चीज कराते हैं इसको करेक्ट करने के लिए, इसे कहते हैं नागवायु दोष। आपका क्या है? नागवायु दोष। नागवायु क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल फ्लो। हर चीज एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है। फूड खाते हैं तो ऊपर नहीं आना चाहिए ना, वो तो नीचे ही जाता है, एक डायरेक्शन में फ्लो होता है। ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, हार्मोन एक ही डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, लिम्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, यूरिन एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है कि नहीं है? आप देखिए अपने शरीर को थोड़ा समझने की कोशिश करें तो हर चीज एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। यूनिडायरेक्शनल फ्लो को हम नागवायु बोलते हैं। तो अगर वो अटकेगा तो आपका फ्लो नहीं होगा ना, आपको लगेगा जैसे अटक रहा है, रुक रहा है यहां पे, ऐसा लगेगा रुक रहा है। उसको फ्लो होना चाहिए, फ्लो होने की जगह ऐसा लगेगा रुक रहा है। तो ये नागवायु दोष है, इसका कोई डायग्नोसिस नहीं हो सकता, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। साफ बताऊं, आप कोशिश कर लो, आपकी पाइपें काट देंगे। आजकल तो यही करते हैं भाई, इंटेस्टाइन काट देते हैं, कोलोन काट देते हैं, पता नहीं क्या क्या काट देते हैं, फिर भी ठीक नहीं होगा ये। वो ठीक ये इस तरीके से होता ही नहीं है, ना सर्जरी से होता है ना मेडिसिन से होता है। तो नागवायु हम कुंभक करवाते हैं, बल्कि इनफैक्ट वो चीज हमारे प्रोग्राम में बिल्ट इन है, क्योंकि थायराइड के लोगों के अंदर ये मूल प्रॉब्लम, रूट प्रॉब्लम में से एक है, उनका नागवायु दोष होता ही है ना। तो ये इससे ठीक हो सकता है, बिल्कुल आराम से ठीक हो सकता है, बट यही है कि आप सही डायग्नोसिस करें, सही पता लगाएं कि क्या चीज़ है, इसलिए हर एक का डायग्नोसिस किया जाता है, फिर ये ठीक हो सकता है। अदरवाइज तो क्या, आप घूमते रहिए, है ना, नए नए शब्द सुनने को मिलेंगे आपको। Recently, I got diagnosed with high TSH level, 34. So, shall I start medicine or no need? Directly without medicine, I can start the Kumbhak program. सी मेडिसिन के बारे में राय आप हमसे पूछ रहे हैं, मगर मेडिसिन पर तो हम काम करते ही नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ, जरूरी नहीं है टीएसएच जो लेवल है वो बेसिकली उसका कारण क्या है? उसका कारण तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड तो है ही नहीं उसका कारण। टीएसएच इज बेसिकली थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये तो पिट्यूटरी निकालता है ना, आपके ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड है उसको कहते हैं पिट्यूटरी। ये पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस का कोऑर्डिनेशन का इशू है, इसका थायराइड से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड से कम इसका कोई लेना देना नहीं है, एज जिसको हम कहते हैं थायराइड का इशू। ये कई और कारण से टीएसएच लेवल बढ़ सकता है। अगर आपके अंदर एंजाइटी है तो टीएसएच लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। आपकी सिचुएशन ठीक नहीं है, आप डर रहे हैं किसी फैक्टर को लेके, किसी चीज को लेके, तब भी टीएसएच बढ़ा हुआ निकलेगा।
घबराने से, डरने से टीएसएच बढ़ जाता है, या फिर एड्रिनल ओवर एक्टिविटी से टीएसएच बढ़ जाएगा। यानी आपका शरीर खतरा महसूस कर रहा है अपने अंदर तो भी टीएसएच बढ़ जाएगा। इसमें एड्रिनल ओवर एक्टिविटी होगी, एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है जिससे हार्ट रेट भी बढ़ जाता है, एंजाइटी बढ़ जाती है, टीएसएच लेवल बढ़ जाता है। उसी की वजह से ब्लड में शुगर लेवल बढ़ा हुआ मिलता। तो क्या वो डायबिटीज हो गया? मगर उसको डायबिटीज के नाम पे फिर ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं, फिर वो कभी ठीक नहीं होगा। दवाई खाओगे तो आप कभी ठीक नहीं होगे। ठीक है, तो पर क्या कि हम आपको ये नहीं बोल सकते कि आप लो दवाई, आप मत लो दवाई, ये सब मतलब नहीं है। मगर आपको समझा रहे हैं कि ये किस वजह से है। वो चीज अगर आप करेक्ट कर देंगे, दवाई की इसमें जरूरत नहीं होगी, है ना। उसको लेने के बाद भी क्या ठीक हो जाता है? ठीक तो नहीं होगा ना। आज तक तो कोई हुआ नहीं। देखो, आपको थोड़ा फैशनेबल बनना है, नंबर वंबर थोड़े इधर उधर एडजस्ट करने हैं, कहते हैं ना एडजस्टमेंट, थोड़ा बहुत जुगाड़बाजी करना है, नंबर को इधर उधर दिखा दिया है, मगर ट्रीटमेंट नहीं है ये। वो आप थोड़ा सा इधर उधर डाल के दिखा दो, थोड़ा हार्मोन खा लो, नंबर को थोड़ा चीट कर लो। ये ना चीटिंग मेथड्स हैं, चीटिंग मेथड्स हैं। चीटिंग मेथड से आप ठीक हो गए कभी भी? आपको सोचना पड़ेगा। My anti-TPO is high 921. D is 8.4. तो मुझे बोला है लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेना है. After this, I've also lost lot of weight and other issues like BP and uh, weight loss, etc. So, as per diagnosis, I have hyperthyroidism, but I'm losing weight instead of gaining. What would you say to that, Swami? अच्छा, ऑटो इम्यून सिंड्रोम है ना, ऑटो इम्यून सिंड्रोम, थायराइड पेरोक्सिडेस एंटीबॉडी, टीपीओ। एंटीबॉडी क्या होता है? जब भी आपके शरीर में कोई रिस्क होगा तो उसको खत्म करने के लिए एंटीबॉडी राइज होता है, एंटीबॉडी निकलता है। तो आपके बॉडी में रिस्क अगर खत्म कर दें तो एंटीबॉडी ठीक हो जाएंगे, तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इसको कहते हैं ऑटो इम्यून सिंड्रोम। ऑटो इम्यून सिंड्रोम कभी भी दवाई से नहीं होता, क्योंकि दवाई से हुआ है वो, मेडिसिन से तो हुआ है वो, पैदा हुआ है वो। तो मेडिसिन से ठीक हो जाएगा? नहीं, कभी भी ठीक नहीं होगा। इनफैक्ट क्या करेंगे, आपके पूरे इम्यून सिस्टम को ऑलमोस्ट लाइक मारेंगे, रोज मारेंगे, किल करेंगे, थायराइड वो स्टीरॉइड खिला के। इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट तो कुछ भी नहीं। यानी रोज आपके इम्यून सिस्टम को डाउन करना पड़ेगा, थायराइड खाना पड़ेगा, क्योंकि इम्यून ऊपर जा रहा है। इसी को ऑटो इम्यून सिंड्रोम कह रहे हैं। इम्यूनिटी बार बार ऊपर जा रही है। पर इम्यूनिटी ऊपर क्यों जाएगी? इम्यूनिटी आपको खराब करने के लिए तो कभी भी नहीं। आपका शरीर कभी भी आपको नुकसान नहीं करता, लेकिन अगर आप इसके सेंसेस ही खराब कर देंगे, अगर आप इसको, इसके फंक्शंस को खराब कर देंगे, तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा आपका शरीर। उसको हमेशा रिस्क लगेगा और हमेशा वो इम्यूनिटी को ऊपर उठाएगा। फिर आप उसे गोली मारेंगे, स्टेरॉइड खा के गोली मार देंगे उसको। दिस इज नॉट हाउ यू शुड लिव। ये जीने का तरीका है क्या कोई? तो दो तीन चीजें। पहला, अपने अंदर अगर टॉलरेंस बिल्डअप हो जाता है कुंभक करके, तो फिर क्या होगा कि इम्यून रिस्पॉन्स कंट्रोल होता है। सेकेंड थिंग, आपका कुंभक करते ही मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स हाई होता है, मेटाबॉलिज्म हाई होता है, जिसकी वजह से भी इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म इनवर्स प्रोपोर्शनल है, उल्टा काम करते हैं। एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, दूसरा बढ़ेगा तो एक कम होगा। तो अगर आप अपने शरीर में मेटाबॉलिज्म को ऊपर करते हैं, तो जो बढ़ी हुई इम्यूनिटी है ना, वो नीचे आने की कोशिश करेगी। और मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं? मेडिसिन से तो नहीं हो सकता, कुंभक से होता है। इसे कहते हैं ग्रहपत्य अग्नि। तीन तरीके की आपके शरीर में अग्नि है, दक्षिणाग्नि, ग्रहपत्य अग्नि, आवानी अग्नि। ग्रहपत्य अग्नि मेटाबॉलिक हीट या मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ है। कुंभक करते ही ग्रहपत्य अग्नि बढ़ती है। और आपको एग्जाम्पल कैसा मिलेगा? एक्सपीरियंस
इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस कि कुंभक करने के बाद में आपकी भूख बहुत अच्छी होती है, डाइजेशन इंप्रूव हो जाता है, यू विल फील योर हंगर विल इंप्रूव, योर डाइजेशन विल इंप्रूव, सबके लिए होगा। तो जैसे ही मेटाबॉलिज्म ऊपर जाएगा इम्यून सिस्टम बैलेंस में आता है, टॉलरेंस होगा तो बढ़े हुए इम्यूनिटी को झेल पाएगा। इस तरीके से आप फ्लो फैक्टर ठीक करेंगे, ऑर्गन हेल्थ ठीक करेंगे, इस तरीके से देखेंगे कि ऑटो इम्यून सिंड्रोम खत्म हो जाएगा। योर बॉडी इज नॉट डिजाइन फॉर दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। आप और हम लोग ये सब कर रहे हैं, बना रहे हैं, सिचुएशन हमने क्रिएट किया। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला हम लोगों को अपनाना चाहिए। कुंभक करने के 3 महीने बाद में यू शुड रिड्यूस 50% ऑफ योर केमिकल्स टू नेचुरल मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन। 6 महीने के बाद में 100% नेचुरल मेडिसिन, क्योंकि फिर आपका बॉडी इतना टॉलरेंट हो जाता है, झेलने लायक हो जाता है, इसके फंक्शंस इंप्रूव हो जाते हैं। एंड आफ्टर 1 ईयर नो मेडिसिन एट ऑल। फॉर मेजॉरिटी ऑफ पीपल दिस कैन बी अ टारगेट। कुछ लोगों को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, बट अगर ठीक हो सकते हैं तो डील खराब है क्या, दूसरे तरीके से तो ठीक ही नहीं हो सकते। Swamiji, what about PCOS, PCOD? वो तो बता दिया कि थायराइड की वजह से पीसीओडी और पीसीओएस ये भी सिंड्रोम है। देखिए देखिए, इसको सिंड्रोम कहते हैं। थोड़ा सा मैं आपको फिर इसकी स्टोरी भी बता देता हूँ। जब भी आप कोई भी केमिकल डालते हैं या अपने शरीर पर रगड़ लीजिए केमिकल, जलन होगा, इसे कहते हैं इन्फ्लेमेशन। जलन को हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन को कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा घी लगाओ, जलन कम हो जाएगा। अब आपने केमिकल डाला, दवाई खाई, वो कहां जाके फूटेगा, वो लिवर में फूटेगा जाके। ठीक है, लिवर 95 से भी ज्यादा % ऑफ दैट मेडिसिन लिवर उसको निकाल देता है, मगर उसको ओवरडोज किया जाता है। यानी आप जो पैरासिटामोल खाते हो 500 मिलीग्राम का, 495 मिलीग्राम बॉडी निकाल देता है, क्योंकि उसको खतरा समझता है, मगर उसको ओवरलोड कर दिया 5 मिलीग्राम, जिसकी वजह से वो लिवर बाईपास के थ्रू आपके शरीर में घुस जाएगा। इसे कहते हैं फर्स्ट लिवर बाईपास। टाइप कर लो, गूगल में पढ़ लीजिए, आपको समझ में आएगा कि कैसे आपको शुरू से ही टॉर्चर करना की शुरुआत होती है। तो फर्स्ट लिवर बाईपास से निकला, मगर क्या है, वो फूटा तो आपके लिवर में, बाकी उसको फिर लिवर ने निकाला। मगर आपको तो बताया जाता है सुबह खाओ, फिर दोपहर में खाने के बाद, फिर शाम को खाने के बाद, या फिर दिन में 5 बार खाओ। तो बार बार इस तरीके का काम होगा। और जब कोई पेन होता है आप फट से गोली खा लेते हो, जब भी आपको फीवर होता है फट से गोली खा लेते हो, उल्टी हो गई गोली खा लिया, दस्त हो गई गोली खा लिया, कुछ भी हो गया एक गोली खा ली। अब आपके लिवर में इन्फ्लेमेशन होगा तो वो बेचारा थोड़ा घी लगाएगा कि नहीं, लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। अब उसको जलन हो रहा है तो उसको घी लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। इसे कहते हैं फैटी लिवर। ये भी गलत कर दिया। अब आपके अंदर रिस्क है तो आपके शरीर को क्या बनाना है, हैप्पी हार्मोन्स बनाने पड़ेंगे। उसको कहते हैं कॉर्टिसोल, सेरोटोनिन, इस तरीके की चीजें। ये कहां से बनती हैं, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड कच्चा माल है, उससे बनती हैं। तो ये कच्चा माल बनाएगा आपका शरीर, क्या बढ़ाएगा, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड। क्या कहेंगे, अरे गड़बड़ होगी, गड़बड़ होगी। मतलब आपका शरीर जो भी कर रहा है गड़बड़ कर रहा है। फीवर कर दिया तो गड़बड़ कर दिया, उसको डाउन कर दो। उल्टी हो गया, उल्टी बंद कर दो। दस्त हो गया, दस्त बंद कर दो। सारे हीरे मोती पेट में ही जमा कर रखे थे क्या, कि दस्त करके भी नहीं निकलने देना उनको। तो आप इस शरीर को काम ही नहीं करने देते। अब ये लिवर फैटी लिवर हो गया, उसके अंदर इंटॉलरेंट ग्लूको, जिसे हम कहते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया। इंसुलिन अब अभी लिवर में जाता है, आपका इंसुलिन कहां गिरता है, लिवर में। अब उसने फैट जमा कर लिया, उसने खिड़कियां बंद कर ली, उसने कहा कि नहीं नहीं मैं तो थक गया, मैं काम नहीं करूंगा इतना। अब वो इंसुलिन लेगा नहीं, कम लेगा। तो इंसुलिन कहां बच गया, आपके ब्लड में, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। फीमेल में ब्लड का काम कहां ज्यादा होता है, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस। इंसुलिन का एक और काम है, क्या, ओवर ग्रोथ, ग्रोथ करना। इंसुलिन का काम क्या है, फालतू का ग्रोथ करना। अब आपके ओवरी में
इंसुलिन ज्यादा दिख रहा है, फिलोपियन ट्यूब में दिख रहा है, ब्लड वहां पे है क्योंकि ब्लड में इंसुलिन है, यूट्रस में इंसुलिन है, तो वहां ओवर ग्रोथ करेगा। ओवर ग्रोथ फालतू का ग्रोथ करेगा, उसी को सिस्ट कहते हैं। फिर उसको नाम दे दिया पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। कारण क्या है? कारण क्या है? सिंड्रोम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ठीक नहीं कर सकते। कारण क्या है? आपकी दवाई खाना, गोलियां खानी। अच्छा, इतना ही प्रॉब्लम नहीं है, फूड को भी खराब कर दिया। हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक, प्रोसेस, जेनेटिकली मॉडिफाइड। आपका लिवर पहचानता ही नहीं है ऐसे तरीके के फूड को, उसको ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता, उसको ठीक ठीक से मेटाबोलाइज नहीं कर पाता, मेटाबॉलिज्म खराब हो गया। थायराइड एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ब्लड प्रेशर एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, कैंसर एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो दवाइयां, फूड, एनवायरमेंट सब खराब है। किसने किया? किसने किया? ये फिरंगी सबसे मूर्ख प्रजाति है। आपकी आंखें खुलनी चाहिए इस बात के लिए। उनके हाथ में दुनिया दोगे, वो दुनिया बर्बाद कर देंगे। तो आपको अपनी स्लेवरी से निकलना पड़ेगा, हेल्थ को समझना पड़ेगा, अपने शरीर को समझना पड़ेगा, उसको कल्प्रिट ना बनाए। ठीक है? तो पीसीओडी भी ठीक होगा, वरना तो ये कभी ठीक नहीं होने वाला। कारण पे भी जाना पड़ेगा हमको। सबसे पहली चीज टॉलरेंस बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज तो आप बदल नहीं सकते ना। फूड को एकदम से कैसे चेंज कर दें? एनवायरनमेंट कैसे चेंज कर देंगे? कौन से ग्रह पे जाके जिएंगे? कहां जाके रहेंगे? यहीं रहना पड़ेगा। इसी को खराब कर दिया, अपने ही पांव काट दिए। तो कम से कम झेलने की क्षमता बढ़ा लो। खराब एनवायरनमेंट है, झेलने की क्षमता ज्यादा होगी, प्रॉब्लम कम होगी। तो झेलने की क्षमता बढ़ानी चाहिए, टॉलरेंस बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए, रेजिलेंस बढ़ाना चाहिए कि नहीं? वो तो कुंभक से ही बढ़ेगा, वो तो उसका कोई और तरीका है नहीं। तो ये करेंगे तो ये कंडीशन जो होगी, इसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप सिम्टम्स हैं वो कम हो जाएंगे, आगे का रिस्क कम हो जाएगा। इतना ही नहीं, और चीज़ों का रिस्क भी कम हो जाएगा। हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाएगा, है ना? ब्रैडीकार्डिया, टेकीकार्डिया है किसी को, तो उसके कारण जो नुकसान होना है वो कम हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। थायराइड की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। इससे रिलेटेड आगे डायबिटीज़ होने वाली है, हार्ट डिजीज़ होने वाला, वो ठीक हो जाएगा। तो अपने शरीर को ठीक करेंगे, सब ठीक होगा। नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। कितने भी अंग्रेजी बोल लीजिए, कितने भी ग्रीक और रोमन साइंटिफिक वर्ड बोल लीजिए, आप ठीक नहीं होने वाले। और दूसरी बात, कितना भी ज्ञान कर लीजिए, मैं कितना भी बोल लूँगा, आप ठीक नहीं होंगे। थोड़ा कुंभक करना शुरू करेंगे, आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे। Amiji, you say that because of fear or anxiety or stress, when people feel stress, तो levels ऊपर जाते हैं, जैसे TSH ऊपर गया, कुछ लोगों का fasting sugar, cholesterol, etc. But what if a person has this built into their nature? If it is built, this fear and stress is part of nature. Can that be corrected? सी, अगर आप ये कहें कि मैं जड़ से शुरुआत करता हूँ, बिल्कुल रूट से शुरुआत करता हूँ, कैन जेनेटिक्स भी करेक्ट है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। क्या जेनेटिक्स करेक्ट होता है? बिल्कुल 100% होता है। 99% ऑफ योर जेनेटिक्स कैन बी चेंज। द 99% ऑफ टोटल जेनेटिक इज कॉल्ड एज एपी जेनेटिक्स। इसको आप थोड़ा गूगल करके पढ़ लीजिए, आपको समझ में आएगा। पहले कहते थे कि जेनेटिक्स चेंज नहीं होता, अब कहते हैं कि 99% चेंज होता है। मगर ये चेंज होता कैसे है? हमने ये हजारों सालों से बोला कि ये कर्म सिद्धांत के ऊपर है। आपकी लाइफ आपका कर्म है। आपने जिस तरीके का जोर लगाया, आप कर्म को समझिए, जैसा जोर लगाया लाइफ में, वैसा आपका कर्म बन जाएगा, वैसा आपका जेनेटिक्स बन जाएगा, वैसा आपका नेचर बन जाएगा। तो कोई काम अगर कुछ समय तक करते हैं तो आदत पड़ जाती है ना, जिस तरीके से। तो काम किया तो क्या किया? आपने एफर्ट डाला ना। एफर्ट डाला कैसे? कुंभक से ही तो डाला। कोई भी काम आप कुंभक से ही तो करते हैं। सांस रोक के ही आप एक्शन ले सकते हैं, वरना नहीं ले सकते। अगर आप डर भी रहे हैं, अपने को बचाना है, कोई हॉरर मूवी देख रहे हैं, कोई खराब सीन आ रहा है, डरावना सीन आ रहा है, सांस रुक जाती है आपकी। कोई आपको मारना चाहता है, मुक्का मारना चाहता है, कैसे बचाएंगे? अपने सांस रोक के पूरे शरीर को टाइट कर देंगे। प्रोटेक्शन भी तो कुंभक से ही होता है।
ठीक है, अगर आपको किसी को हिट भी करना है तो पहले सांस रोकोगे तब जाके हिट करोगे ना। तो जिसे हम कॉन्फिडेंस कहते हैं किसी काम को करने का, वो भी कुंभक ही है। तो इसको डायरेक्टली हम कहते हैं जेनेटिक का बनना बिगड़ना या इसका चेंज होना कुंभक से होता है। कुंभक इज एन एपिजेनेटिक ट्रिगर। एपिजेनेटिक का मतलब जीन्स का चेंज होना। कैसे होता है? कुंभक से होता है। कुंभक इज एपिजेनेटिक ट्रिगर ऑफ योर बॉडी। अब ये एपिजेनेटिक ट्रिगर एक फैक्टर है, ये जेनेटिक्स ठीक होगा, मगर जैसे मैंने बताया प्रेशर इकोसिस्टम में कोई भी कामकाज होता है। आप डरते हैं तो भी शरीर के अंदर प्रेशर, सांस रोक लेते हैं। आप किसी को पर हमला भी करते हैं तो भी सांस रोकते हैं। आप कोई काम करते हैं तो सांस रोक के करते हैं। तो जिसे हम कह रहे हैं कि अगर आपका प्रेशर इकोसिस्टम वीक हो जाएगा तब आपको एंजाइटी, फियर, ये चीजें आएंगी। अगर वो ठीक है तो एंजाइटी फियर की जगह में कुछ और आएगा, वो है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, बल्कि कोई एक्शन लेने में आप हिचकेंगे नहीं। तो इसका एग्जाम्पल कैसे, जिन लोगों को एंजाइटी होती थी कुंभक करने के कुछ समय बाद में उनकी एंजाइटी गायब हो जाती है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। इनफैक्ट ऐसी चीजें होती हैं जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आपकी मेमोरी बढ़ती है, आपका इंटेलिजेंस बढ़ता है, आपकी देखने की क्षमता चीजों को बढ़ती है। तो एक एग्जाम्पल तो आपके सामने मैं बोल रहा हूं ना, मैं तो कोई ये सब चीजें मैंने पढ़ी नहीं है ना, मगर मैं आपको क्लियर कट समझा पा रहा हूं ना चीजों को। ये किस वजह से है? पढ़ा लिखा इंसान इतनी क्लियर कट चीजें समझा पाएगा? वो तो वही शब्द बोलने की कोशिश करेगा आपको इंप्रेस करने के लिए जो उसने पढ़ा। ठीक किसी को किया नहीं, मगर वो शब्दों के जाल में घुमाने की कोशिश करेगा। तो प्रैक्टिकलिटी आपको समझना पड़ेगा कि किसी भी तरीके के एंजाइटी, किसी भी तरीके का फियर आपके शरीर और माइंड, जिसे हम कहते हैं ना, एलोपैथी में तो माइंड का डेफिनेशन ही नहीं, उनको मालूम ही नहीं माइंड क्या होता है। और दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त में क्या है? मेंटल इश्यू, है ना। अब देखो लोग कहां कहां पे देखते रहते हैं, उनको खुद को ठीक नहीं होना। मेरा चश्मा लगा, मेरे तो एक्सीडेंट हुआ पड़ा है भाई, बचपन में ही एक्सीडेंट हो गया था, लेंस है ही नहीं, लेंस निकाल दिया। तो अब मैं जो बोल रहा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिए। मुझे देख के क्या फर्क पड़ेगा, मैं तो 50 साल का हूं, दिख रहा हूं 50 साल का। कुंभक का चमत्कार, ये तो सारी हड्डियां टूटी हुई है शरीर के, फिर भी एकदम ठीक हूं 50 साल में। कुंभक का चमत्कार है। मेरे ऊपर टेस्ट किया गया था, उन्होंने कहा कि इतना हेल्दी तो नंबर्स कभी आए नहीं हमारे पास में। कुंभक का चमत्कार है। आपको ठीक होना है, नहीं होना है, पढ़े लिखे लोग समझदार नहीं होते, प्रॉब्लम यही है। पढ़े लिखे लोग समझदार नहीं होते, उनको साइड में रखो, अपनी पढ़ाई, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, यूज योर इंटेलिजेंस, यू विल अंडरस्टैंड। एंड भारतीय तो वैसे ही बहुत समझदार होते हैं, क्योंकि आपके पूर्वज सबसे समझदार प्रजाति थी दुनिया की। आपके पूर्वज सबसे समझदार लोग थे, ठीक है। तो ये ही एक चीज है जो मैं बता रहा हूं, उसको समझिए, आप समझ सकते हैं और एक रिस्पॉन्सिबल डिसीजन ले। ज्ञान से आप ठीक नहीं होने वाले, मैं कितना भी समझा दूंगा आप ठीक नहीं होंगे। थोड़ा काम करेंगे, शरीर, आपका शरीर ठीक कर देगा आपको। Amiji, one question I'm asking for universal purposes. If a person has hernia, any kind of hernia, whether it is a lingual hernia or other hernia, can they do kumbhak? Will it harm them, or will they benefit? अच्छा, हमको लगता है कुंभक या प्रेशर हम जब जनरेट करते हैं तो एक ही डायरेक्शन में काम करता है। नहीं 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 नहीं, यही तो कह रहे हैं कि ये जो चाइल्डिश लॉजिक लेके साइंस चल रहा है इस वक्त में, सभी नहीं, जो रियल में साइंटिस्ट है ना, वो डेप्थ में देखने की कोशिश करते हैं और वो ओपन है हर चीज के लिए।
मगर ये जो यूट्यूब साइंटिस्ट है ना, गूगल साइंटिस्ट है ना, इनको बिल्कुल भी ये चाइल्डिश लॉजिक लेके समझने की कोशिश करते हैं और कुछ भी नहीं समझ में आता, आएगा ही नहीं। एक लड्डू बनाना है, बूंदी रखी है आपके पास में, कैसे बनाएंगे एक लड्डू? लड्डू योगा करोगे, लड्डू मंत्र जपोगे, कैसे होगा? है ना, मैनिफेस्टेशन करो जरा, बन जाएंगे लड्डू, है ना, बार बार लिखो लड्डू बन जाए, लड्डू बन जाए, बन जाएंगे लड्डू। ऐसी मूर्खता में फंसे, ऐसी ऐसी बातें, थोड़ी सी अंग्रेजी उसमें पैकेज कर देंगे, माइंडफुलनेस कर लो ना, लड्डू बन जाएगा। लेकिन उठा के थोड़ा प्रेशर डालेंगे तो लड्डू बन जाएगा। पॉइंट क्या है? प्रेशर। दुनिया प्रेशर पे काम करती है। अगर लड्डू तोड़ना है, आप बताइए, लड्डू तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? फिर प्रेशर डालना पड़ेगा। चाइल्डिश लॉजिक नहीं काम करता, एक ही चीज काम नहीं करती, वेस्टर्न थॉट प्रोसेस कहीं काम नहीं करता। सबसे मूर्ख प्रजाति है वो, आपको समझ नहीं आ रहा, केवल आप आंखें खोलोगे तब बोलोगे। तो इसका मतलब है, शरीर में किसी चीज को अगर विस्तार देना है तो भी कुंभक काम करेगा, अगर इंटीग्रेट करना है, इकट्ठा करना है, तो भी कुंभक काम करेगा। हर्निया का मतलब क्या होता है? निकल गया ना, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी कमजोर हुई है, कोई इंटेस्टाइन का टुकड़ा जो है, हिस्सा जो है, वो ऊपर प्रोट्रूड कर रहा है, बाहर की तरफ में खिंच रहा है, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी कमजोर है। कुंभक के अलावा कुछ काम नहीं करेगा। ऑपरेशन करवाओगे, ऑपरेशन इलाज नहीं होता, ऑपरेशन की वजह से आपकी वो इंटीग्रेटिंग शक्ति नहीं बढ़ेगी। कितनी ऐसी चीजें हम सोचते हैं जो कि, मतलब थोड़ा पॉज करके समझिए। अच्छा, फूड से एनर्जी मिलती है आपको, हाँ या ना? तो 40-50 साल फूड खाए तो सुपर ह्यूमन, सुपर वुमेन बन जाने चाहिए कि नहीं? कमजोर हुए, ये ताकतवर बन गए? कमजोर हुए। 20 साल और खाओगे और कमजोर हो जाओगे, 80 साल फूड खाओगे उसके बाद गायब हो जाओगे। फूड से एनर्जी मिलती है, कमाल की बात है। एनर्जी कमजोर होती है ना, कि एनर्जी मिलती है? एनर्जी कमजोर होती है। अब देखिए कितने क्या क्या काम चल रहे हैं। इसलिए कह रहा हूं, आप थोड़ा अपने जो स्कूल में पढ़ाई की है ना, वो किसी काम का नहीं है, वैसे भी आपको मालूम है किसी काम का नहीं है। आप उससे निकलिए थोड़ा, दुनिया को अपनी बुद्धि से समझिए। आप लोग सब समझदार लोग हैं, और सही क्वेश्चन कीजिए ना, तब जाके आपको समझ में आएगा। मगर कितने भी समझदार बन जाए, ठीक नहीं होने वाले। ठीक, थोड़ा आप काम करेंगे शरीर पे तो ठीक हो जाएगा। स्वामी जी, ये एक somebody is really interested in knowing. Full breath retention might not be for everyone. Hence, in that case, you should refrain from practicing this form of breathing. Disadvantages of Kumbhak Pranayam, not Kumbhak therapy, Kumbhak Pranayam are headache, nausea, dizziness, lassitude, lethargy, vomiting sensation, uneasiness, inability of thoughts, instability of thought, restlessness. All these might happen due to lack of oxygen inside your body. I have tried to answer that most of these problems are and have been addressed and have been solved in our Kumbhak therapy program. Would you like to throw light on it? Is this different from Kumbhak pranayam? See, Similarly, just to add to the earlier question, doctors have advised me not to do any kind of Kumbhak pranayam because it puts pressure on hernia and things like that. Would you like to say something about that? so we have more than 12,000 people who have been doing कुंभक। आपने कितने लोगों को कुंभक करा के नुकसान करवाया, ये भी जरा बता दीजिए। किसको नुकसान हुआ, आपने किसको करवाया, किसको नुकसान हुआ? पहली बात तो कुंभक। दूसरी बात, कुंभक प्राणायाम इज डिफरेंट, योगा इज डिफरेंट, दिस इज नॉट योगा, दिस इज आयुर्वेदा।
क्योंकि आपको योगा से मिलेगा क्या? समाधि, मुक्ति, मोक्ष, एनलाइटनमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन, निर्वाण, कैवल्य। हम नहीं देने वाले आपको। आप जिसको देना चाहते हैं दीजिए, जो जिसको चाहिए वो हमारे पास में ना आए। इट इज नॉट योगा। तो आपको चाहिए मुक्ति, चाहिए मोक्ष, चाहिए समाधि, चाहिए। किसको चाहिए समाधि? हाथ उठाएं। किसी को मालूम भी नहीं होगा समाधि क्या होती है। आपको हेल्थ चाहिए ना, तो आपको योगा करना चाहिए क्या? वो तो अच्छी बात है कि कोई भी योगा नहीं करा रहा, नहीं तो सब लोग घर छोड़ के भाग निकले होते। वो तो योगा फैशन के नाम पे चल रहा है, बॉडी ट्विस्टिंग हो जाती है, थोड़ा प्राणायाम इधर उधर कर लेते हैं। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ रियल योगा। कोई कर रहा होता ना तो वो उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता दुनियादारी में। अच्छा है कि योगा हैज बिकम कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। इट इज गुड। चलो, तो आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं, इट्स ओके, है ना। डिस्ट्रॉय हो गया इसी ओके, अदरवाइज तो आप सब घर छोड़ के भाग निकलते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू एनी समाधि। हाँ, किसी का सच में स्पिरिचुअल इंटरेस्ट है, दिस इज नॉट अ स्पिरिचुअल प्रोग्राम, तो मुझसे अलग से आके मिल सकते हैं। फिर देखेंगे आपका रियल स्पिरिचुअल इंटरेस्ट है कि फैशन वाला इंटरेस्ट है। सो दिस इज नॉट योगा, दिस इज अ पार्ट ऑफ आयुर्वेदा। वॉट वी आर डीलिंग, कुंभक चिकित्सा जो हम करवा रहे हैं, कुंभक चिकित्सा, ये आयुर्वेद का पार्ट है। इससे वात पित्त कफ को कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। तो कुंभक से हम वात पित्त कफ को कंट्रोल कर रहे हैं। दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट देन। सांस को रोकना हमेशा अपनी कैपेसिटी और एक फॉर्मूले से होना चाहिए। पर उसके बावजूद भी एक सवाल मैं करना चाहता हूं। 10,000 साल में एक इंसान बता दो जो सांस रोक के मर गया। गिव मी वन एग्जांपल। नहीं, किसी और को रोकना पड़ता है आपकी सांस, है ना। 10,000 साल में एक मुझे एग्जाम्पल दो कि सांस रोक के मर गया हो कोई, दवाई खा के मर गया। कैन आई गिव यू? और यू नो देर आर मिलियंस ऑफ एग्जाम्पल इन द लास्ट 100 years। सर्जरी से मर गया हो, दवाई खा के मर गया, मिलियंस ऑफ एग्जाम्पल इन द लास्ट 100 years। और सांस इज ब्रेथ इज नॉट जस्ट अबाउट ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन का फतूर निकाल दो। ऑक्सीजन ज्यादा लोगे ना शरीर के अंदर, हार्ट अटैक आ जाएगा। दैट इज वाई जो जो ऑक्सीजन लिया, हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं। ऑक्सीडेशन होता है बॉडी का। ये ऑक्सीजन का इतना फतूर दिमाग में नहीं पालना। एक ही जगह पे 4 इंसान हैं, सेम लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमोस्फेयर, सबके बॉडी में ऑक्सीजन अलग अलग होगा ना। It is not because of the oxygen supply, it is because your body's utilization capacity। वो कुंभक से बढ़ता है। कुंभक से हमेशा आपके शरीर के अंदर जितना आपको चाहिए उसके हिसाब से ऑक्सीडेशन मिलेगा और कंट्रोल भी होगा ताकि ऑक्सीडेशन नुकसान ना करे। तभी मैंने बताया ये चाइल्डिश लॉजिक लेके जो आप कर रहे हैं ना, इससे किसी का फायदा नहीं होने वाला। आपका फायदा तो 100% नहीं होने वाला। तो दिस इज नॉट कुंभक प्राणायाम, दिस इज नॉट योगा, दिस इज आयुर्वेदा। The lost part of Ayurveda, 92% of Ayurveda has been lost। तो उसको रिवाइव करना है। प्लीज कम टुगेदर, वर्क टूवर्ड्स इट। लेट्स डू लॉट ऑफ रिसर्च इन दिस एरिया। 100 साल भी करेंगे ना तो भी सफिशिएंट नहीं है रिसर्च इन द एरिया ऑफ कुंभक। इट इज सच अ वास्ट सब्जेक्ट बिकॉज दिस इज द कोर ऑफ लाइफ। ये जीवन का फंडामेंटल नियम है, इसीलिए इसका एप्लीकेशन इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि हमारे दिमाग में नहीं आ सकता कितना कितना हो सकता। बट इसको योगा बोल के इसकी बेइज्जती ना करो। इसको योगा बोल के इसकी बेइज्जती ना करो। योगा जिसको चाहिए, जिसको मुक्ति चाहिए,
अगर सच में चाहिए तो विल टेक योर टेस्ट, मुझसे अलग से मिल, देखते हैं वेयर यू स्टैंड। फर्स्ट फर्स्ट गेट ऑन टू हेल्थ, फर्स्ट लिव योर लाइफ प्रॉपरली, देन योगा विल एनीवे हैपन। आपको सोचने की जरूरत नहीं है, मुक्ति अपने आप ही हो जाएगी अगर आप ठीक से जी पाएंगे तो। एम्पावर योर लाइफ, दैट इज इंपॉर्टेंट। Thank you, Swamiji, for taking out time to answer a lot of questions related to conditions, questions related to clarifications about Kumbhak therapy, and of course, questions related to what we call WhatsApp University or YouTube University related questions. Thank you for taking out time, and thank you everyone also for attending the webinar. We will close the webinar shortly. If you wish to leave your number, अगर कोई question है तो अपना नंबर जरूर छोड़िए। एक चीज और मैं बोल के फिर Yeah, विराम sure. दूंगा Just a second. Just a कि second. सी व्हेन देयर इज अ स्वामी रिटन हेयर ना, यहाँ पे स्वामी लिखा हुआ है, इट मीन्स माई लाइफ इज ऑल फॉर यू, ऑल अबाउट यू एंड फॉर यू। आपके लिए मेरा जीवन है। सो आई टेक दिस लेवरेज टू बी अ लिटिल इंटेंस। आपको थोड़ा डांट के भी समझाऊं ना तो बुरा नहीं मानना, ठीक है? मगर समझिए कि उससे आपकी लाइफ अच्छी होनी है, आपको अपनी लाइफ अच्छी करनी है, ये आपको जरूर करना चाहिए। सो यू मस्ट क्वेश्चन थिंग्स, think in a right manner, in the right direction, and take a right step. क्योंकि कितना भी आप दिमाग में करेंगे तो आप ठीक नहीं होने वाले। तो यू शुड बी ओपन टू एवरीथिंग। अपना बैरियर ना डाउन करिए, ओपन अप योर सेल्फ टू थिंग्स। दिस वे यू विल एक्सपीरियंस लाइफ मोर, एंड दिस इज अ नेचुरल प्रोग्रेशन ऑफ लाइफ। आप कभी भी प्रज्ञा अपराध नहीं करना। कोई भी माइंड में आइडिया लेके चलेंगे ना, वो प्रज्ञा अपराध होता है। जरूरी नहीं है आइडिया लेना ना, यू शुड बी ओपन टू एवरीथिंग, एम्पावर योर सेल्फ, जस्ट रिमेन ओपन टू एवरीथिंग। कोई भी आइडिया पालने की जरूरत क्या है? दर्शन के पक्ष में आइए ना, देखें जो दिख रहा है सही वो देखें और एक सही डिसीजन लें और अपनी लाइफ की जिम्मेदारी लें। प्लीज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ। ये जरूरी है आपका जीवन बहुत हेल्दी हो, सुखमय हो, वैभवशाली हो, ऐसी मेरी शुभकामना है।